ये 8th क्लास के नोट्स हैं, आप सभी के लिए फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आप 8th क्लास की जीके, सीटेट, एचटेट इन सभी की तैयारी कर सकते हैं और अन्य जो भी एग्जाम है जिसमें 8th की एसएसटी आती है तो वो भी यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बुक है एक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें टोटल 10 यूनिट है। इन 10 यूनिटों में से हम एमसीक्यू करेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल है एसएसटी भाई रजत सर के नाम से है और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी जीके की जितने भी वीडियोज़ हैं आप सभी को मिल जाए टाइम टू टाइम। ओके, हम लगभग 216 एमसीक्यू पूरे करने वाले हैं जी। ये रहा स्क्रीन पे आज का हमारा पहला प्रश्न। जिस दस्तावेज में हमें देश के ऊपर शासन चलाने के नियम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तक, नियमावली, संविधान या ग्रंथ? तो इसका सही उत्तर होगा उसे हम संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब की थी? 1940 में या 1934 में, 1945 में या 1947 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ जी जुलाई 1946 में या दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1947 या दिसंबर 1949 में? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1946, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के प्रभुत्व संपन्न कौन है? प्रभुत्व संपन्न कौन है? संविधान या संसद या राष्ट्रपति या जनता? तो इसका सही आंसर होगा जनता। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 जुलाई 1946, 26 नवंबर 1947 या 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1900? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये जो सी क्वेश्चन है और संयुक्त क्वेश्चन है दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो इनका सही आंसर है 389 और बाद में वो संख्या कम हो गई। तो कम होकर कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर रहेगा 324। सही है 324, कम होने के बाद 324 और शुरू में कितनी थी? 389। तो इन दोनों में से एक पर्सन आ जाता है एग्जाम में। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? नवंबर 1946 को, नवंबर 1948 को, नवंबर 1947 को, नवंबर 1949 को? तो इसका सही आंसर है नवंबर 1949 को, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान सभा को भारत के संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 10 महीने 16 दिन या 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 26 दिन? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इसको याद करने का एक तरीका ये रख सकते हैं आप 211 और 18, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को? उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तो इसमें आएगा भी नहीं। तो 10 में है 26 जनवरी 1950 जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, 26 जनवरी के दिवस को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं जी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, के.एम. मुंशी? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका सही आंसर रहेगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों क्वेश्चन आप साथ पढ़िए। संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद जी और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक, राजतंत्र, तानाशाही या अल्पतंत्र? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा लोकतांत्रिक, क्योंकि हर 5 साल बाद हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। किस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, राजतंत्र या तानाशाही? तानाशाही में तो खुद के कानून होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा हमारा लोकतंत्र। कि किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न करे, दोषी है और उसके खिलाफ FIR दर्ज ना करे, क्यों ना करे भाई? तो ये इन दोनों में मनमाना ढंग आ रहा है, तो इसमें आप क्या बनेंगे? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक प्रश्न और बनाया गया है, FIR का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो हम साथ के साथ जैसे कोई आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें फुल फॉर्म पूछेगी तो हम उसको अलग से कर लेंगे। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये जो जितने भी प्रश्न है वो 216 प्लस ही क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। नेपाल के पुराने संविधान के अनुसार देश की बागडोर किसके हाथ में थी? जनता, मंत्रिपरिषद, राजा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है राजा। तो बागडोर किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। नेपाल के 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार देश की बागडोर
किसके हाथ में थी? तो बाद में किसके हाथ में आ गई? जनता या राजा या मंत्रिपरिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 6। आगे हम बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुरूप भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? ये लास्ट में ये दे देते हैं नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं और ये नहीं है, दिखता नहीं है, इस चक्कर में ये आंसर गलत हो जाता है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रश्न अवश्य ही पढ़े। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा इसमें से नहीं है? नहीं लिखा है तो संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं आएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को दिया गया है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या उपयुक्त सभी। तो सभी अधिकार इसमें दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जी। अगला है भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो जनक किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का? सरदार पटेल को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे अम्बेडकर साहब। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गुण पाया जाता है? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिरोध का, हिस्सा का, एकता की भावना का या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा एकता की भावना। उपयुक्त सभी आएगा नहीं क्योंकि ये इसमें शामिल हो जाएगी, इसलिए एकता की भावना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये नहीं आ गया, ये खराब करेगा। संसदीय शासन पद्धति, लोकतांत्रिक प्रणाली, संघवाद, एकात्मक शासन। तो इसमें से नहीं कौन सा? एकात्मक। ऐसा कोई सिस्टम हमारे देश में नहीं है, तो ये नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो उत्तर भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? अभी है पूछ लिया। धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, शासन अंगों में शक्तियों का विभाजन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। कई बार कैंडिडेट को ये लगता है कि उपयुक्त सभी जहाँ पे आ गया तो वो ही आंसर होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। या कई बार कैंडिडेट को ये लगता है कि ABCD में से सी ऑप्शन बहुत बड़ा है तो सी को टिक मार कर देंगे जो बड़ा दिखता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रश्न को समझना पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है वो बस नहीं या केवल या कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं वो जोड़ के ना सारा सिस्टम ही चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? लास्ट में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 24 अप्रैल 2007 को, 26 जून 2008 को, 28 मई 2008 को, 23 जुलाई 2008 को। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 28 मई 2008 को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? मौलिक अधिकार को या मौलिक कर्तव्य को, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर रहेगा मौलिक अधिकार को। यूनिट की बात करते हैं हम। सेकंड यूनिट है हमारी धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसका पहला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक राज्य घोषित किया गया है। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या धर्म विरोधी या कट्टरवाद? धर्मनिरपेक्ष। इसका सही आंसर है बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 36वें संशोधन, 44वें, 42वें या 52वें? तो इसका सही आंसर रहेगा 42वें संशोधन। जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वह कहलाता है? धर्म साक्षेप, धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरंकुशता या धर्माधता? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा धर्म साक्षेप, जो धर्म को लेकर चलता है। तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि राजकीय धर्म भी नहीं है, ये भी सही है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, ये भी ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है, तो ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से हमें फिर तीनों जिसमें शामिल हो जाए वो है डी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं? बहुसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत में हिंदू ज़्यादा हैं। हिटलर ने जर्मनी में किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किया? हिंदू लोगों पे, यहूदी लोगों पे, मुस्लिम या ईसाई? तो इसका सही आंसर रहेगा यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहते हैं? धर्मदा, धर्मनिरपेक्षता, धर्म सापेक्षता या कट्टरवाद? तो इसका सही आंसर रहेगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मदत्ता ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में अल्पसंख्यक धर्म की श्रेणी में आती है? अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है। मुस्लिम, सिख, ईसाई या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि अधिक संख्या तो हिंदू की है और इन सभी की तो कम है।
पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? पगड़ी किस में पहनते हैं? मुस्लिम में या सिख में या ईसाई में या बौद्ध में? तो हम सब जानते हैं पगड़ी कौन पहनता है? सिख धर्म में। किस प्रकार के स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते? सरकारी या निजी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सरकारी स्कूल, क्योंकि हम सभी को बराबर मानते हैं। क्या भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? हाँ, नहीं, शायद हाँ, शायद नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल कर सकती है जरूरत पड़ने पर। क्या अमेरिकी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ नहीं कर सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के बच्चे सुबह सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? ईमानदारी की, वफादारी की, चाटुकारिता की या उपयुक्त सभी? तो इसमें है वफादारी की। निम्नलिखित में से किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है? भारत में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में या अमेरिका में? तो इसका सही आंसर रहेगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान है वो अपना मंदिर या अपना कुछ धार्मिक स्थल ऐसा कुछ नहीं बना सकते। इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधी प्रावधान किया गया है? 14 में, अनुच्छेद 19 में या 17 में या 24 में? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 17 में। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी तीसरी यूनिट, हमें संसद क्यों चाहिए। पहला प्रश्न है, भारत आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कहीं ना कहीं बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं इन दो डेट को लेके। तो हम बता दें कि संविधान लागू हुआ था इस डेट को 26 जनवरी को और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कांग्रेस पार्टी उसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की? तो इसका सही आंसर है 1885, जब वो बनी उसी टाइम पे ही की थी। पूरे भारतवर्ष में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग आम चुनाव में कब हुआ? 1991 में, 1998 में, 1996 में, 2004 में? तो इसका सही आंसर रहेगा 2004। और इसकी फुल फॉर्म भी यही दी हुई है ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम वोट डालते हैं। एक मशीन होती है जिसमें बटन होते हैं और इनके सामने जो चुनाव में खड़े होते हैं कैंडिडेट उनके मार्क होते हैं, नाम होते हैं जो भी। भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय संसद का अंग नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमएलए, एमपी, एमसी, इनमें से कोई नहीं। विधानसभा का एमएलए, जिसको हम विधायक कहते हैं, नीचे फुल फॉर्म दी हुई है तीनों की। एमएलए की होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। संसद के सदस्य को कहते हैं, संसद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए, एमपी, एमसी या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में। में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? स्थानीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा केंद्र सरकार। भारत में लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? पहली लोकसभा का गठन 1947 में, 1950 में, 1949 में या 1951-52 में? तो इसका सही आंसर रहेगा 1951-52। संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन, कार्यपालिका को जानकारी देना या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ये सारे काम तीनों के तीनों काम करेगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष? ज़्यादातर बच्चे ये 5 वर्ष कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सुना होता है। तो इसका आंसर ये 5 वर्ष है नहीं, ये 6 वर्ष आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 230, 235, 240 या 245? तो इसका सही आंसर है 245। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 400, 430, 445 या 545? तो इसका सही आंसर है 545। ये याद रखना, 45 है दोनों में, ये 245 है, ये 545 है।
राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? किसकी पूछी है? लोकसभा की। और किसने? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अपना 2। अब आई बात राज्यसभा की। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2 को, 4 को, 8 को, 12 को। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 12। 14वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 2004। 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 2004 को, 2005 को और 2008 को या 2014 को? तो आंसर किसका रहेगा? 2014। 16वीं, 17वीं, 18वीं हर 5-5 साल हम जोड़ देंगे। अब जैसे 2014 को ही 16वीं लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा कब होगी? इसमें 5 जोड़ दो, 2019। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है जी? तो अभी चल रही है 17वीं लोकसभा। तो ये वीडियो जब देखो, हो सकता है आप 2-3 साल बाद देखो तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हो जाए। तो वो ऐसे पर्सन होते हैं ना जो वर्तमान वाले हैं, तो ऐसे पर्सन आप देख लिया करिए वीडियो की या बुक की कि कब की डेट है उनकी। तो मौके पे जो वीडियो बन रही है उस टाइम पे तो ये चल रही है 17वीं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा देश का तेलुगु देशम। भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? सबसे अधिक सीटें बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। यूपी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए जो लोकसभा के चुनाव होते हैं यूपी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यूपी पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 270, 272, 275 या 280? तो इसका सही आंसर है 272। किस वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है? SC, ST या दोनों? इनमें से कोई नहीं, तो दोनों का किया गया है। 26 में सी ऑप्शन आ जाएगा। 27वां देखते हैं। भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, संसद में उनकी संख्या संतोषजनक है। इसमें सही आंसर रहेगा हमारा संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, बी ऑप्शन। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, GMC बालयोगी और श्री ओम बिरला। तो इसका सही आंसर है श्री ओम बिरला। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ वर्तमान नाम आ गया तो वर्तमान समय में आप ये देखिए कि वीडियो या बुक ये कब की है, क्योंकि उसमें उस टाइम की दी हुई होगी वर्तमान। जिस टाइम की बुक है तो उस टाइम का वर्तमान ही इसमें दिखाया जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सा दल उभर कर सामने आया था? तो 15वीं लोकसभा में तो कांग्रेस सामने आया था। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर है 31 में 84 सीटें। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है इसमें 32 में 47, बी ऑप्शन। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई? और क्योंकि 15वीं लोकसभा में ये सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी, तो 33वें का आंसर है 206। 17वीं लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 78 थी उसने। 17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 202, 208, 303, 282। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 303। 17वीं लोकसभा में ये सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई, कौन? भाजपा। अगला है 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सा दल सामने आया था? अभी किया था हमने, भाजपा। 17वीं लोकसभा में किस दल को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का स्थान हासिल हुआ? तो 37वें में क्या आएगा? कांग्रेस को, ऑल इंडिया अन्ना तृणमूल कंडगम को या तृणमूल कांग्रेस को या किसी भी दल को नहीं? तो ऐसा कुछ था नहीं, किसी भी दल को नहीं था। आगे हम करने वाले हैं चौथी यूनिट का नाम है कानूनों की समझ। इसमें कानून से संबंधित कुछ MCQ करेंगे। कानून के शासन का अर्थ है सभी के लिए कानून समक्ष समानता है, कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव। ठीक है, अपनी मनमर्जी से कोई अपनी शक्ति नहीं लगा सकता, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा D। स्वतंत्र भारत में कानून की नज़र में सभी लोग क्या है? समान है, असमान है, निश्चित नहीं है, कभी समान कभी असमान, ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी क्या है? समान है। हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव करता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, किसी भी आधार पे नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाएगा D। अगला प्रश्न है
प्राचीन भारत में किस प्रकार के कानून प्रचलित थे? समानता पर आधारित, स्थानीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून। तो उस टाइम पे स्थानीय कानून होते थे, जो स्थानीय शासक थे वही बनाते थे और उनकी चलती थी। अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया? 1850, 1860, 1870, 1880। तो इसका सही आंसर रहेगा 1870। रोल्ट एक्ट कब पास किया गया? 1870 में, 1905 में, 1919 को, 1909 को। तो इसका सही आंसर रहेगा 1919 में, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी की चर्चा के विषय में तो हुआ था, क्योंकि रोल्ट एक्ट को लेकर ही तो जलियांवाला बाग में वो इकट्ठे हुए थे और वहीं वो कांड हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमाने पर का उदाहरण है? राजद्रोह एक्ट, रोल्ट एक्ट, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ये दोनों ही कानून ऐसे ही है। 8। 13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रपति, नेता और लोग किस एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए? राजद्रोह एक्ट, रोल्ट एक्ट, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा कानून या उपयुक्त सभी। तो रोल्ट एक्ट को लेकर वे सब इकट्ठे हुए थे। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया? 2005 में, 2007 में, 2006 में या 2008 में। तो इसका सही आंसर रहेगा 2005 में। इसमें ये था कि क्या लड़कियां बराबर की हिस्सेदार है संपत्ति में? तो एक पिता की संपत्ति में लड़कियां हाँ बराबर की हिस्सेदार हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या उपयुक्त सभी की। तो इसमें सभी आएंगे। टेंथ क्वेश्चन, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति की नहीं होती, तो राष्ट्रपति की नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो इसमें ये नहीं आएगा। संसद की आएगी, जिसमें कई लोग आगे। इसमें घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? पुरुष, महिलाएं, बच्चे या नौकर। इसका सही आंसर है महिलाएं। घरेलू हिंसा में शामिल है ये चोट पहुंचाना, भावनात्मक शोषण, आर्थिक या यौन शोषण। तो इसमें आ जाएंगे सभी। घरेलू हिंसा विरोधक विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा 2002 या 3 या 4 या 5। तो 2002। घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो अगस्त 2005 में या सितंबर 2006 में, जुलाई 2004 में या मार्च 2005 में। तो सही आंसर है अगस्त 2005 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? हो गया। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है? पुरुष पति के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना, महिला की यौन उत्पीड़न करना, महिला की धमकी देना और आर्थिक शोषण करना। तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? इनके विरुद्ध जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं। टीवी नहीं है, ये टीवी है, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। हम ऐसे कर सकते हैं। अलोकप्रिय और विरोधास्पद कानून है, तो इस तरीके के कौन से कानून है? घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा कानून, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह में इस्तेमाल संबंधित कानून या हिंदू उत्तराधिकार कानून या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही रहेगा हमारा नगरपालिका वाले। अब नगरपालिका वाला ऐसा क्यों है? जैसे नगरपालिका का ये होता है, नियम होती है सड़कों के बिल्कुल किनारे पे या फुटपाथ पे दुकानें वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, उनके नियम सख्त होते हैं। लेकिन क्या करें, अब गरीब आदमी है बेचारा, अपना घर चला रहा है तो फुटपाथ पे दुकान लगा लेता है, सड़कों पे लगा लेता है, अपनी स्टॉल रेडी वगैरह लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कानून का क्या करें, ये विवाद में आ जाते हैं कि उन लोगों को हटा देंगे तो उनके पेट पे लात मारने वाली बात हो जाएगी, नहीं हटाएंगे तो वो भीड़ भड़ाका ट्रैफिक वगैरह वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं था करेक्ट ऑप्शन। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 1934, 54, 64 या 94। तो इसका सही आंसर रहेगा 1964। 20वां प्रश्न, नागरिक अधिकार कानून 1964 द्वारा अमेरिका में निम्नलिखित में से किस आधार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया? नस्ल के आधार, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में न्यायपालिका का कार्य है विवादों का निपटारा करना, हाँ जी, न्यायिक समीक्षा करना, हाँ जी, संविधान का व्याख्या, हाँ जी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कौन सा सत्र विद्यमान है? निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे देश में तीनों ही सत्र विद्यमान है, तो इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। भारत में सबसे बड़ा न्यायालय
कौन सा है सबसे बड़ा न्यायालय, मतलब सबसे ऊपर का न्यायालय कौन सा है? निचली अदालतें, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि कानून का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर है जीवन का अधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका निम्न में कौन सा कार्य करती है? कानून निर्माण का काम, कानूनों को लागू करना, कानूनों की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर है कि कानूनों की रक्षा करना। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होगा? निचली अदालत में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा केंद्र और राज्य के विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है, यह स्वतंत्र है, यह निरंकुश है, यह कार्यपालिका के अधीन है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है कि यह स्वतंत्र है। इसका सही आंसर ए रहेगा। उच्च न्यायालय किस स्तर पर पाया जाता है? जिला, राज्य, राष्ट्रीय या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा राज्य स्तर पर। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अदालत में अपील की जा सकती है? निचली अदालत में, उच्च न्यायालय में, ए और बी दोनों में, देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, अपील कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, किसी भी अदालत में नहीं कर सकते। यहां जो फैसला हो गया, दैट्स ऑल। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 34, यानी अन्य न्यायाधीश है 33 प्लस 1, ये 34 हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर रहेगा 65 वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 1 लाख रुपया प्रति माह वेतन उनको मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 90,000 रुपये प्रति माह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो इसका सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं राष्ट्रपति को लेकर, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, महाभियोग विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा महाभियोग विधि के द्वारा। महाभियोग विधि क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस पर। के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, 62 है, और सर्वोच्च न्यायालय वाला 65 वर्ष है, तो ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1966। अगला प्रश्न, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? जिला न्यायालय, सिविल जज न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है चंडीगढ़। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है गुवाहाटी में, दिसपुर में, गंगटोक में, शिलोंग में। तो इसका सही आंसर है ए, गुवाहाटी में। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो सही आंसर है 25। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1850, 1852, 1860, 1862। तो इसका सही आंसर है 1862 में हुई थी। निचली अदालत ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दिया? एक सुधा गोयल का जो केस है, जो चैप्टर थ्योरी का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को मृत्युदंड, सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को उम्र कैद हुई, सुधा गोयल के पति और सास को उम्र कैद और जेठ को बरी कर दिया, तीनों को बरी कर दिया। तो इसका सही आंसर है सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को मृत्युदंड दिया गया। तो इसका ए ऑप्शन आएगा। उच्च न्यायालय ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दिया? सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को मृत्युदंड दिया गया, सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को उम्र कैद हुई, या फिर सुधा गोयल के पति और सास को बरी कर दिया, जेठ भी साथ में था, तीनों को बरी कर दिया। तो इसका सही आंसर रहेगा 25 का, तीनों को बरी कर दिया। डी आंसर आएगा इसमें। सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल हत्या मामले में क्या फैसला दिया? सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को मृत्युदंड दिया, सुधा गोयल के पति, सास और जेठ को उम्र कैद, सुधा गोयल के पति और सास को उम्र कैद और जेठ को बरी कर दिया, तीनों को बरी कर दिया। तो इसका 26 का आंसर है सुधा गोयल के पति और सास को उम्र कैद और जेठ को बरी कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है सी। किन मामलों में प्राथमिकी
दर्ज करवाना जरूरी है। फौजदारी में, दीवानी में, घरेलू में या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा फौजदारी मुकदमों में। तो हम पढ़ेंगे फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं। यह अपराध सार्वजनिक गलती अथवा अपराध होता है। चोट पहुंचाना, जख्मी करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि मामले हैं वो इसमें फौजदारी मुकदमे में आती है। तो दीवानी में क्या आते हैं? दीवानी में आते हैं जैसे संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति का बंटवारा करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जैसे अनुबंध करना है, पैसा वसूली का मामला है, संपत्ति का कोई मामला है, मनाही के लिए लापरवाही इत्यादि जैसे मामले, वो कुछ इसके उदाहरण हैं किसके? दीवानी में। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है जो पालन करता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है? जैसे कि ऊपर फौजदारी और दीवानी के बारे में हमने पढ़ा। फौजदारी के अंतर्गत कौन सा आएगा? हत्या आएगा, चोरी आएगा, दहेज आएगा या फिर सभी? तो इसमें क्या आएंगे? सभी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय दीवानी कानून के अंतर्गत आता है? किराया, तलाक, जमीन की बिक्री या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। दीवानी में ये सारी आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या करते समय जीवन के अधिकार के साथ योजना के अधिकार को भी शामिल किया? तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 16 या 17 या 19 या 21। तो इसका सही आंसर है 21। अगला प्रश्न, भारत में कौन से दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी फुल फॉर्म नीचे दी गई है, तो कब शुरू हुई? 1950 में या 1960 में, 90 में या 1980 में? तो इसका सही उत्तर है 1980 में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है? इसके लिए जरूरी है शासन के अंगों में शक्तियों का विभाजन, न्यायाधीशों की कार्यपालिका की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कठोर महाभियोग की विधि का होना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को या दोनों न्यायालय को? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को यह शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के संरक्षक का उत्तरदायित्व तो भारतीय संविधान में किसे सौंपा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को या संसद को? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने अन्य न्यायाधीश है? अन्य न्यायाधीश पूछे, तो इसका सही आंसर रहेगा 33। अन्य न्यायाधीश 33 है और टोटल 33 + 1 ये कितने हो जाते हैं? 34 हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आएगा इसमें। अब हम बात करने वाले हैं 6 यूनिट की, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। जब हम किसी को अपराध करता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले किसे खबर करते हैं? न्यायाधीश को, वकील को, पुलिस को या उपयुक्त सभी? तो हम सभी को पता है कि हम पुलिस को फोन करेंगे। यह बात कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा अदालत, क्योंकि सही और गलत का फैसला है जो कि अदालत में होता है। तो इसका सही आंसर अदालत रहेगा। FIR इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतिम सूचना रिपोर्ट, पुलिस सूचना रिपोर्ट, चोरी सूचना रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ थ्योरी के प्रश्न शुरू हो गए अभी। श्रीमती शिंदे की क्या चीज गुम हो जाती है? कानों के झुमके, सोने की अंगूठी, गले का हार, सोने के ये जेवरात वगैरह थे। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा गले का हार है वो उसका गुम हो जाता है। श्रीमती शिंदे अपने हार की चोरी का इल्जाम है वो किस पर लगाती है? अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने पड़ोसन पर, अपनी नौकरानी शांति पर। तो इसका सही आंसर रहेगा कि वो नौकरानी जो घर पे काम करने के लिए आती है उस पर ये लगाती है कि उसने उसका हार चुरा लिया होगा। मिस्टर शिंदे चोरी की FIR जिसकी फुल फॉर्म हमने पीछे पढ़ी थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लिखवाने कहाँ जाते हैं? अदालत में, अस्पताल में, शांति के घर, पुलिस थाने में। तो इसका सही आंसर रहेगा पुलिस थाने में। FIR पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है? अदालत से, पुलिस थाना से, अस्पताल से, उपयुक्त सभी? अस्पताल दिया जाएगा तो उपयुक्त सभी भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अदालत। 1 महीने बाद अदालत द्वारा शांति की जमानत अर्जी मंजूर कर लिए जाने के बाद वह जेल में ही क्यों पड़ी रही? क्या कारण था? क्योंकि यह बाहर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि कोई भी 20,000 रुपये में उसकी जमानती बनने को तैयार नहीं था, जेल अधिकारियों को अदालत से आदेश नहीं मिले थे, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा कि उसके लिए ना कोई जमानती बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो कि 20,000 रुपये लगने थे।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार देता है? चाहे कितना भी बड़ा दोषी हो, उसको वकील करने का अधिकार मिलता ही मिलता है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 22 में। तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 22 में। श्रीमती शिंदे के हार चोरी के मामले का अंतिम फैसला क्या हुआ? शांति पर 20,000 रुपये जुर्माना डाला गया। ये ज्ञाति नहीं है, ये शांति है। शांति को 4 वर्ष की कैद हुई। निर्दोष साबित होने पर उसे बरी कर दिया गया है। इनमें से कोई है नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा निर्दोष महिला साबित होने से ने के कारण उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि उसका दोष ही नहीं था। आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कि सरकार, वकील, बचाव पुलिस वकील, न्यायाधीश की या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? तो इसका है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जी। श्रीमती शिंदे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जा सकता है? श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम, राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम, मिस्टर शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम, श्रीमती शिंदे बनाम अन्य। तो इस केस को किस नाम से जाना जाता है? राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राज्य में अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, या पुलिस, या न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर रहेगा सरकारी वकील, ए ऑप्शन। कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकारों का आश्वासन देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। 7वीं यूनिट है हास्यकरण की समझ। हास्य पर होने का अर्थ है अति महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, महत्वहीन, सामान्य, महत्व वाला। तो इसका सही आंसर रहेगा महत्वहीन समझ के उसके किनारे कर देना। वर्तमान समय में कौन समुदाय हास्यकरण का शिकार है? आदिवासी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हास्यकरण के दायरे में नहीं है? नहीं है पूछा है, लास्ट में नहीं लगा दिया। जिसके पास जमीन और धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है, ये तीनों ही नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों में, गांव में, शहरों में, समुद्र तटीय प्रदेशों में। तो इसका सही आंसर है जी जंगलों में, ए ऑप्शन। भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत आदिवासी है? लगभग 5%, या 8%, 15%, या लगभग 20%। तो इसका सही आंसर है 8%। तो कई जगह 9% भी लिखा है, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि लगभग 8-9% जो भी। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है? जमशेदपुर, राउरकेला, या बोकारो, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में कितनी तरह के आदिवासी समूह हैं? तो इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 100, 300, 200, 500। तो 500 इज द करेक्ट ऑप्शन। आदिवासियों का धर्म है जनजातीय धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, या ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर रहेगा जनजातीय। आदिवासी मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, बांग्ला, संथाली, या उड़िया। तो इसका सही आंसर रहेगा संथाली भाषा बोलते हैं वो। आदिवासियों के बारे में हमारी कौन सी गलतफहमी है? उनका जीवन बहुत आकर्षक है, उनका जीवन पुराने किस्म का, वे पिछड़े हुए हैं, उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे हमारी ये गलतफहमियां हैं, जो ये हम मानते हैं कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा है, ये पुराने किस्म के, या वे पिछड़े हुए हैं। आज असम में आदिवासियों की संख्या कितनी है? लगभग 50 लाख, 80 लाख, लगभग 40 लाख, या लगभग 90 लाख। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा लगभग 40 लाख, बी ऑप्शन आएगा इसमें। कई जगह मिलेगा ये 70 लाख, तो 70 लाख नहीं है, आप गूगल करके देखना, ये लगभग 40 लाख है। भारत में किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं है? ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, हरियाणा में नहीं है। तो ये आंसर रहेगा। ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी? 45% के लगभग लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो क्या 40%, 45%, और अगले दो ऑप्शन देखते हैं 30% या फिर 35%। तो सही आंसर रहेगा इसका 35% लोग। अल्पसंख्यक की विशेषता है संख्या में कम होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा, कम पढ़ा लिखा। तो ये आएंगे सारे के सारे उपयुक्त सभी। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम, ईसाई, सिख, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम लोग पढ़े लिखे कौन से धर्म में हैं? मुस्लिम में, बौद्ध में, हिंदू में, जैन में। तो सही आंसर है मुस्लिम में। 2005 में बनाई गई राजेंद्र खच्चर कमेटी का संबंध किससे है? आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा मुसलमानों से। अगली यूनिट है 8th यूनिट, जिसका नाम है हास्यकरण से निपटना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हास्यकरण समूह हुआ है? तो इसका है दलित,
आदिवासी, मुसलमान या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 4, 5, 6 या 7? सही आंसर है 6। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये सवाल नहीं है, स्थान है, स्थान के आधार पर रोक लगाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा अनुच्छेद 15, 21, 17, 22। तो 15। दलित शब्द का मतलब है दबा हुआ, दबा कुचला बोल दे, गरीब बोल दे, अनपढ़ बोल दे। तो इसका सही आंसर रहेगा दबा कुचला, इसको हम मानते हैं। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं। दलितों और आदिवासियों को मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास सुविधा दे दो। दलितों के लिए नौकरी के आरक्षण दे दो। उनको न्यूनतम अंक सीमा में छूट दे दो, मतलब कम नंबर लेने पड़ेंगे, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है? दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया? रत्नम चोर था, रत्नम अनपढ़ था, या फिर रत्नम ने पुजारियों के पैर धोने की परंपरा का खंडन किया, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा रत्नम ने पुजारियों के पैर धोने की परंपरा का खंडन किया। ये रत्नम नाम है। अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 1988 या 89 या 90 या 1901? तो सही आंसर है 1989। सरकार ने अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिनियम मान्यता अधिनियम कब पास किया गया? तो 1989 में, 2001 में, 2006 में या 2008 में? तो इसका सही आंसर है 2006 में पास किया गया। आदिवासी 1989 के अधिनियम का किस प्रकार से सहारा लेते हैं? रोजगार प्राप्त करने के रूप में, अपनी परंपरागत जमीनों पर कब्जे की बहाली के रूप में, जाति सूचक अपमान से बचने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है बी, अपनी परंपरागत जमीनों पर कब्जे की बहाली के रूप में। आरक्षण नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? दलित को, आदिवासी को, पिछड़ी जातियों को, उपयुक्त सभी? तो इसमें सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी सभी को इनका लाभ होता है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटिन्स एक्ट कब पास किया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1988 में, 1989 में, 1993 में या 2003 में? तो इसका सही आंसर है 1993 में। सफाई तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में किसके खिलाफ जनहित याचिका डाली थी? सिर पर मेला ढोने, छुआछूत निवारण, अनपढ़ता निवारण या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है सिर पर मेला ढोने। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सिर पर मेला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब दायर की थी? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? तो इसका सही आंसर है 2003 में, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ये उल्टा दे रखा है, जो कि यहाँ पर दे दिया। अब हम बात करते हैं 9th यूनिट की जन सुविधाएं। चेन्नई में किस इलाके में नल से 24 घंटे पानी रहता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा अन्नानगर या सेदापेट, मंडिकापम या मिलापुर? तो इसका सही आंसर है अन्नानगर में। चेन्नई का कौन सा इलाका जल आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है? सेदापेट, मंडिकापम, मिलापुर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। सभी जगह पानी की समस्या थी। मिलापुर में रहने वाले सुब्रमण्यम को हर महीने पानी का टैंकर खरीदने के लिए कितना मतलब पैसा खर्च करना पड़ता था, जो कि महीने में देता था? तो इसका सही आंसर रहेगा 500 से 600 रुपये। किसके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा पानी की वजह से। गंदे पानी की वजह से बीमार होकर या अन्य खतरनाक बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। कौन सा अनुच्छेद पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? क्योंकि जीवन जीने के लिए साफ सुथरा स्वच्छ पानी होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 21। जन सुविधाओं के रूप में बिजली भी जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, ये उपयुक्त सभी? सही आंसर उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से किस जन सुविधा में निजी कंपनियों की रुचि नहीं है? नालियों को साफ रखना, मलेरिया रोधी अभियान में, ए और बी में, या इनमें से कोई नहीं? जिसका आंसर है ए और बी, दोनों में कोई रुचि नहीं है उनकी। निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, न लाभ न हानि, समाज सेवा करना या जन कल्याण करना? निजी कंपनियों का नाम आ गया तो लाभ कमाना। अगर यहाँ बात होती सरकारी कंपनियों की बात होती है, सरकार की बात होती, तो उसका आंसर हो जाता ये जन कल्याण।
और कहीं ना कहीं ये भी ठीक है उनके लिए, समाज सेवा, ये दोनों चीज़ें सरकार के लिए हो जाती है। जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर किसकी होनी चाहिए? निजी कंपनियों की, सरकार की, ए और बी की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सरकार की। सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है? बिजली आपूर्ति, परिवहन, सड़क निर्माण या उपयुक्त सभी? सभी के लिए ले सकती है। तो 10 में करेगा डी। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम कितना पानी मिलता है? कहाँ शहरी इलाके की बात हो रही है, तो शहरी इलाके में कितना मिलता है? 135 लीटर। नहीं, में जलापूर्ति की विशेषता है, यहाँ पर जलापूर्ति की कोई कमी नहीं है, यहाँ जलापूर्ति सामान्य और निष्पक्ष है, यहाँ जलापूर्ति अपर्याप्त और पक्षतापूर्ण है, ए और बी। तो ऐसा तो यहाँ पर जलापूर्ति की कोई कमी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया पहला गलत, पहला गलत हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आएगा हमारा सही आंसर सी, यहाँ जलापूर्ति अपर्याप्त है, यानी जरूरत से भी कम है और पक्षपात है लोगों के मध्य। दुनिया के सभी लोगों की जलापूर्ति पर कैसी पहुंच होनी चाहिए? सीमित, असीमित, सामान्य या सार्वभौमिक? तो इसका सही आंसर रहेगा सार्वभौमिक। ये सभी जगह कम से कम पानी तो पहुंचे। जलापूर्ति का काम केवल मात्र किसके हाथों में होना चाहिए? सरकार व निजी कंपनियों के, सरकार और निजी कंपनियों के संयुक्त रूप से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा सरकार। सरकार क्योंकि जन कल्याण पे ध्यान देगी और निजी लोग हैं वो अपने फायदे के लिए भी सोचेंगे। सुलभ इंटरनेशनल कितनी है? ये किस प्रकार का संगठन है? सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, गैर सरकारी, यानी सरकारी नहीं है ये। सुलभ इंटरनेशनल किस चीज के निर्माण पर बल देता है? जलाशय, निजी कंपनियां या शौचालय? और एक डी ऑप्शन और रख लेते हैं इसमें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? शौचालय। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है हमारा कानून और सामाजिक न्याय, जो कि 10वीं यूनिट है। मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए कानूनों का निर्माण कौन करते हैं? किसान करता है, या निजी कंपनियां करती है, सरकार करती है, या ठेकेदार करते हैं? तो सही आंसर रहेगा सरकार। निम्नलिखित में से कौन ज्यादा से ज्यादा यानी फायदा, मुनाफा कमाने की कोशिश करता है? ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। तो निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे फायदा सोचते हैं अपना। सरकार निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए कानून बनाती है? मजदूर के लिए, उत्पादक के लिए, उपभोक्ता के लिए, और यहाँ लिखा है उपयुक्त सभी। तो इन सब के संरक्षण के लिए कानून बनाती है, क्योंकि ये काम करने वाले हैं तो तीनों चारों लोग ही। न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? सरकार, निजी कंपनियां, मजदूर या किसान? तो सही आंसर रहेगा इसका सरकार। जरूरी चीज जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने का वाला कानून है मजदूर कानून, उत्पादक कानून, उपभोक्ता कानून, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा उपभोक्ता कानून। सरकार कानून से संबंधित कौन सा कार्य करती है? कानून निर्माण का, कानून को लागू करने का, कानूनों की निगरानी व समीक्षा करने का, या उपयुक्त सभी का? तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तीनों पॉइंट इसमें शामिल है। भारत में किस शहर में सन 1984 में बैंकर गैस त्रासदी हुई? भोपाल में, कानपुर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में? तो इसका सही आंसर है भोपाल में। या उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि भोपाल में जो बैंकर गैस त्रासदी है वो कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मारे गए? 1,000, 4,000, 6,000 या 8,000? तो लगभग 8,000 लोग इस त्रासदी में मारे गए। जो कंपनी थी वो अमेरिका की कंपनी थी। भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित के लिए कितने हर्जाने की व्यवस्था की गई? 47 करोड़ डॉलर, 3 अरब डॉलर, 147 करोड़ डॉलर, या 5 अरब डॉलर? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा 47 अरब डॉलर। ए आंसर। यूनियन कार्बाइड कंपनी किस देश की थी ये? तो भारत की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, रूस की? तो इसका सही आंसर है अमेरिका की। विदेशी कंपनियों के भारत में उद्योग लगाने का क्या कारण है? सस्ता श्रम, सस्ती पूंजी, सस्ता माल, सस्ती बिजली? तो उनको लगता है कि यहाँ काम करने वाले सस्ते में मिल जाएंगे। तो आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। 1984 से पहले पर्यावरण को माना जाता था एक हानिकारक चीज, एक फालतू चीज, एक मुफ्त चीज, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है एक मुफ्त चीज माना जाता था। दिल्ली में डीजल चलित वाहनों के सामान्य स्थान पर किस ईंधन से चलने वाले वाहन चलाए गए हैं? पेट्रोल, सीएनजी, और बिजली, या कोयला? तो इसका सही आंसर है सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 14वां क्वेश्चन। विकसित देश किस देश में अपने खतरनाक और विषैले उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं? भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? उपयुक्त सभी। तो वो हर कोने में जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण का अंग है स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, शुद्ध वायु, या स्वच्छ वातावरण, या उपयुक्त सही? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अब नीचे मैंने प्रत्येक यूनिट की आंसर की दी हुई है, उत्तरमाला दी गई है, पहली यूनिट की, दूसरी यूनिट की, और ऐसे ही हम जैसे ही नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे तीसरे की, चौथे की, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सभी की दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिल जाए। तो आप सभी का धन्यवाद और इतने लंबे समय तक मुझे सुनने के लिए। और ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।